5 to 3 के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये तो सीधे सीधे हो गया 1240/1 है ना। तो 1240/1 कितना हुआ, 1240 ही हो गया, 1240 नैनोमीटर। तो देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो बहुत लार्ज है, बात समझ में आई आपको, राइट। तो बेसिकली इस वजह से इसको थोड़ा सा रख देता है। मैंने स्टार्ट में वो इसीलिए लिखा था क्योंकि वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है जनरली पीपल इकोनॉमिक। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये था हमारा हायर ट्रांजिशन। हायर ट्रांजिशन मतलब स्मॉलर वेवलेंथ, राइट। उस पर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब हमारा जो कंक्लूजन निकल करके आ रहा है कि इसके अंदर डिस्टेंस लार्ज होगी और इसके अंदर डिस्टेंस स्मॉल होगी। डू यू एग्री विद दिस नाउ, राइट, क्लियर, राइट। ये तो निकल करके आ रहा है कि इसके अंदर डिस्टेंसेस होंगी दोज वुड बी रिलेटिवली स्मॉलर, हाँ। तो अब अगर इसके अंदर ठीक है डिस्टेंसेस अगर स्मॉलर होंगी तो अच्छा एक मिनट यहाँ पे एक सेकेंड एक और चीज़ में देखने को 2 to 1 में जो वेवलेंथ आई थी वो आई थी एक मिनट, लाइन था ये आ रहा है, डू यू एग्री विद दिस नाउ, ध्यान से देखो वो नहीं आ रहा। अरे रेड कलर लेता हूँ, 4 जगह मार्क कर रहा हूँ, 1 then 2 then 3 and then 4। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, सबसे ज़्यादा कौन सा है, 3 है। लॉन्गर वेवलेंथ मतलब मेरे लिए तो हायर, लॉन्गर वेवलेंथ कौन सी होगी, लॉन्गर वेवलेंथ 3 और 4 होंगी, स्मॉलर वेवलेंथ 1 and 2 होंगी ऑब्वियसली, एग्री विद दिस। तो यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, ये देखो ना λ3 माइनस λ4 कितना है, अगर डिस्टेंस देखोगे λ4 डिस्टेंस λ3 कितना आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है नैनोमीटर में, राइट। मेरा वो 450 नैनोमीटर है और अगर यहाँ पे डिस्टेंस का देखोगे तो कितना आ रहा है, λ2 डिफरेंस λ1 10 आ रहा है। लॉन्गर वेवलेंथ के ऊपर डिस्टेंस ज़्यादा है, एग्री विद दिस, राइट। इसलिए वो क्वेश्चन ऐसा है कि प्रोपोर्शनलिटी से आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा प्रॉपर, और कोई चॉइस ही नहीं है, क्लियर। ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर, यस। अब हटा देते हैं, अब जरूरत नहीं है उसकी, स्टार्ट में जो डिस्कस कर रहे थे उसमें जरूरत थी, अब रिक्वायर्ड नहीं, जरूरत ही नहीं है ना सारी चीज़ों। कोई भी तो एक्सट्रीम ट्रांजिशन प्रोपोर्शनलिटी से नहीं कर पाओगे, बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी से करोगे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि है ही नहीं प्रोपोर्शनलिटी, एग्री, क्लियर। तो बस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मतलब वो कह रहा था कि लाइंस आर क्लोजर टुगेदर एट लॉन्गर वेवलेंथ, ऐसा नहीं है, लाइंस आर फार्दर टुगेदर एट लॉन्गर वेवलेंथ। तो सी ऑप्शन इज द फॉल्स स्टेटमेंट, डिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पे, वो कह रहा था कि डिस्टेंस कम होनी चाहिए, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब और क्वेश्चन बचा हुआ, एक ये वाला क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। Which one is wrong regarding hydrogen spectra? Continuous wavelength exist. False statement. Continuous कैसे हो सकता है? Discrete spectrum होगा, energies की values quantized होती हैं, तो ये false है। तो A ऑप्शन एक तो करेक्ट आंसर हुआ। Balmer series lies in visible region। हाँ, ये ट्रू है। बेसिकली जो सीरीज होती है इनका जो जैसे वेवलेंथ रेंज है ना हर एक की, फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन, तो इसमें ये भी काम कीजिए, कई बार वो इस तरीके से दे देता है, लाइमैन बामर लेक्चर नोट्स में दिया हुआ है, पास्चन फिर ब्रैकेट P1 और पास्चन से P1 और फिर हमफ्रीज। तो इसके जो रीजन होता है, मतलब जो वेवलेंथ है वो जिस रीजन में लाई करती है, इसका होता है अल्ट्रावायलेट, इसका होता है विजिबल, फिर ये सारे के सारे होते हैं इंफ्रारेड, और फिर हमफ्रीज होता है फार इंफ्रारेड, मतलब जस्ट इंफ्रारेड से ही बाहर निकलता हो, ऑलमोस्ट लास्ट बाउंड्रीज।
राइट। तो अभी कह रहा है कि बार्मलाइज फिजिकल रीजन आ सही है, तो ट्रू है। फॉल्स पूछा हुआ है उसने, तो एक तो ए आंसर हुआ इसका। फिर सी is a hydrogen sample may emit radiation more than those in visible range. हाँ obviously वो तो कोई भी emit कर सकता है। In each series the separation between the consecutive wavelengths increases as we move from longer wavelength to higher wavelength, longer lower wavelength to higher wavelength। मतलब ये क्या है, जब बड़ी वेवलेंथ होंगी तो कंसेक्यूटिव वेवलेंथ के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इंक्रीज होगी। हाँ तो ये तो सही कह रहा है, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, तो हमें तो फॉल्स ढूंढना था ना केवल। तो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द ओनली करेक्ट आंसर। फॉल्स स्टेटमेंट ज़्यादा ढूंढना था, तो बाकी के सारे ट्रू है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, राइट। Okay, E1, E2, E3, E4 are respectively the energies of first lines of line gamma Paschen bracket. Decreasing order of energy is decreasing order of energy is decreasing order of energy। हाँ तो ठीक है ना, लाइमेन की फर्स्ट लाइन क्या होती है, E2 माइनस E1 है। बार्नर की क्या होती है, E3 माइनस E2 है। E3 माइनस E2 E2 माइनस E1 से कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बस E1 E2 E3 E4 हो जाएगा, राइट। ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ो। हाँ तो आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट इज वेव एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट इज वेव एटॉमिक मॉडल। तो वेव एटॉमिक मॉडल के अंदर पहला है डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर। डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर ऑफ द बॉडी। इसमें गेट के आगे एक चेयर रखी, इसमें गेट के आगे एक चेयर रखी। डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर। डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर ये बेसिकली उसने भी सबसे पहले तो बेसिकली स्टार्टेड विद पहले तो उसने एक फोटोन लिया, बाद में जनरलाइज कर दिया उसको, बट इनिशियली उसने एक फोटोन लिया। और उसने एक फोटोन लिया तो उसने कहा कि यार आप इसको ऐसे देखो कि ई बराबर एच सी बाई लैम्डा होगा। और उसने कहा कि इसी ई को आई कैन से ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर ऑल्सो। तो दैनिंग साइड के अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो लैम्डा है ये वेव नेचर को शो कर रहा है, और ये जो मास है दिस इज शोइंग द पार्टिकल नेचर। तो देन इट इज फर्दर जनरलाइज। इससे बेसिकली निकल कर के आएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम सी। फिर उसी चीज़ को आगे उसने जनरलाइज कर दिया फॉर ऑल बॉडीज ऑफ मास एंड वेलोसिटी भी। कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, क्योंकि उसने यहाँ से जनरलाइज करके कहा बड़ी सिंपल चीज़ है कि ऑल द बॉडीज हैव बोथ नेचर्स। ऑल द बॉडीज हैव बोथ नेचर्स, डुअल, पार्टिकल एज वेल एज वेव। बिकॉज उसने कहा कि यार सिंपल सी चीज़ है कि जो वेव होती है, वेव एक्चुअली क्या चीज़ है, इट स्टार्टेड डिफाइनिंग व्हाट एग्जैक्टली इज द वेव। वेव इज अ वाइब्रेशन एंड इट सेज कि वाइब्रेशन तो बॉडीज के अंदर होते ही हैं,
किसी में नेग्लिजिबल होंगे। अब उसने कहा कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे वाइब्रेशन कम होते जाएंगे, ये बात बिल्कुल सही है। तो देन इट सेड कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा तो इट इज परफेक्टली फाइन ना, मास बढ़ रहा है तो ये पार्टिकल नेचर है और वाइब्रेशन वेव नेचर है। तो जैसे जैसे मास बढ़ रहा है बेसिकली पार्टिकल नेचर इंक्रीज होती जा रही है, तो ऑब्वियसली वेव नेचर डिक्रीज होगी, क्योंकि दोनों के दोनों इन्वर्सली रिलेटेड होंगे ना। तो ये तो ऑब्वियस है कि दोनों के दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शन में होंगे, रेसिप्रोकल टू ईच अदर। डेफिनेटली एक दूसरे के रेसिप्रोकल तो रहेंगे ही रहेंगे। अग्रीड? दैट्स क्वाइट ऑब्वियस। नाउ द पॉइंट इज कि तो उसने कहा कि कोई भी एक बॉडी है ऑफ मास एम मूविंग विद द वेलोसिटी v, कोई भी एक पार्टिकल है मास m और वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो इसके लैम्डा इक्वल टू h बाई mv होगा एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद its वेव नेचर। इसकी वेव नेचर के साथ जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है ये उसके बारे में बात की जा रही है, राइट। और m तो क्या पार्टिकल का मास है एंड देन इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि दिस विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू वेव नेचर एंड दिस विल बी, मतलब इसको h बाई p लिख देते हैं हम मोमेंटम, बिकॉज दिस विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू पार्टिकल नेचर, राइट। एंड अदर देन दैट अगर वैसे बात की जाए तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर और मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इन दोनों को इंटररिलेट करके हम लिख सकते हैं कि मोमेंटम इज इक्वल टू रूट 2m k काइनेटिक एनर्जी। हाफ mv स्क्वायर रख दो, स्क्वायर होकर के स्क्वायर रूट होकर के mv में कन्वर्ट हो जाएगा, वो तो इसी को हम लिख सकते हैं h अपॉन रूट 2m k। और कई बार फोटो इलेक्ट्रिक कंटेक्स्ट में k इज इक्वल टू EV होता है, तो वो आ जाएगा h बाई रूट 2m EV, स्टॉपिंग वोल्टेज EV नॉट, इन फैक्ट स्टॉपिंग वोल्टेज होता है ना V नॉट। क्लियर, राइट। तो सिंपल उसने वही बताया। तो काफी टाइम से हम बात करते आ रहे हैं कि डुअल नेचर होती है सारी बॉडीज के अंदर, वाइब्रेशन भी होता है और उसके अंदर मास भी होता है। जिसका मास, जो मैसिव बॉडीज होंगे उनमें वाइब्रेशन कम होंगे, जो बहुत ही लाइटर बॉडीज होंगी उनके अंदर वाइब्रेशन ज़्यादा होंगे, तो उनकी वेव नेचर ज़्यादा होगी। एवरीबॉडी इज क्लियर? फाइन, ओके। इसी में वेव मॉडल में सेकंड है हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। ये प्रिंसिपल कहता है कि लाइफ में सब कुछ अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए आपको अपना इंश्योरेंस करवा के रहना चाहिए और ड्राइविंग के टाइम हेलमेट जरूर पहनना चाहिए, है ना। काफ़ी सिंपल प्रिंसिपल है, कुछ नहीं। लेकिन कैसा लगा तुम्हें, पसंद आया? तो तुमने स्कूटी ड्राइव करते टाइम हेलमेट क्यों नहीं लगाया? हाँ, क्या था? पहना था मैंने, इससे मुझे कुछ नहीं हुआ। हेलमेट पहना था तो फिर ये चोट कैसे लग गई? सर हेलमेट बिना हाथ से पहनते हैं। ऐसा तुमने बताया नहीं पहले कुछ? हेलमेट के ऊपर कहाँ लिखा हुआ है कि उसको कहाँ पहना जाता है? ठीक है, आप हाथ से पहनना क्योंकि उसमें फोर्स बहुत ज़्यादा इम्प्लाई करना पड़ता है ना फिर वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए। हाँ, तो नहीं तो मतलब कितने तरह के हेलमेट पाए जाते हैं? तुम्हें हेलमेट के बारे में क्या तुम्हें हेलमेट के बारे में कैसे पता?
तुम तो बड़ूच से जीप में आते हो। थोड़ा जनरल अच्छा तुम जीप में हेलमेट पहन के आते हो? गुड सेफ्टी। तुम हेलमेट पहन के नहीं आते हो जीप में? सेफ्टी प्रिकॉशन लेना चाहिए यार। सीट बेल्ट कैसा सर आप पहनते हो अपनी गाड़ी में हेलमेट? एकदम, अरे कमाल है। बैठो, आपने नहीं पहना। ऐसे सर हम बैठे थे जब तूने पहना था। हाँ सर हमारे सब आपने नहीं पहना था। ये तो भूल गया हूँ ना मैं, गलत बात है। सर अरे आप आते थे तो कल भी नहीं पहनते अपने हेलमेट पहना था? नहीं पहना। सर इतनी सी पहले अरे कार में हेलमेट तो पहनने जाए, कभी एक्सीडेंट हुआ, ग्लास ग्लास अगर टूट गया तो सामने आएगा, तो हेलमेट तो पहने। एयर का क्या है बीच? नहीं एयर का क्या है? एयर बैग मतलब बैग के अंदर एयर होती है, तो उसका क्या करेंगे? तो वो खुल जाएगा तो मतलब उस पर डैमेज नहीं होगा कुछ, तो फिर आपको कुछ डैमेज नहीं एयर बैग खुलेगा ना, उसका मुझसे क्या लेना देना? तो आपको किस लगेगी? अरे अभी अभी जैसे निकुंज ने बताया कि हेलमेट सर पे पहनते हैं तो सर को कुछ नहीं होता, तो एयर बैग पहनते हैं। हाँ सर पहले ना हाँ सर आप सर पहले का देखना भाई तो सामान पड़ जाएगा कुछ होना चाहिए ना इनोवेटिव। हाँ रुको, हाँ चल सर डाउट है हाँ डाउट पूछो, ये सब शैतान बच्चा है। सर H upon root 2 MV सर MV नॉट कैसे होगा सर? H/√2 के हुआ, अब उसके बाद में वो होता है ना टाइम होटल एक्चुअली में टू पढ़ा था ना यहाँ, K-max नहीं पढ़ा था EV0 के बराबर, बस उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट? तो तुम कल एयर बैग पहन के आओगे? ऑर्डर मिल जाएगा हाँ सही बात है, वो स्कूटी चलाते हो, बाबा जीप में आता है तो हाँ तो तो वो ड्राइवर सीट पे ही है सर मेरी गाड़ी में एयरबैग, पैसेंजर सीट पे नहीं है तो मैं चलाता नहीं हवा नहीं है। लेकिन एयर बैग तो पहनना पड़ता है। तो फिर वो अरे सर अभी तो तुमने बोला एयर बैग पहनना पड़ेगा, सर वो कैंसिल एयर बैग कैंसिल तो सर हेलमेट ही पहने हम गाड़ी में हेलमेट पहने हाँ वो ठीक है। सर का समय से नहीं आपको पहनना पड़ेगा। हाँ अगर आपको हेलमेट नहीं पहनते हुए देखा तो फाइन लगेगा। मैं हमेशा हेलमेट पहन। गाड़ी में? अरे सर नहीं देखा तो फाइन आपको फाइन लगेगा। नहीं वो मुझे दिखाई देगा या नहीं उसकी गारंटी सर थोड़ी ये है। देखा ना तुम्हारे एक बार एक देखा था। सर अकॉर्डिंग टू सेक्रेटरी प्रिंसिपल सर आप चल रहे हो किसी को गिर जाएगा। According to? सेक्रेटरी प्रिंसिपल आप हाँ। चल रहे हो उस गिर गया आपको चोट लग सकती है, तो अभी भी हेलमेट पहनो आप। एकदम सर बैठे बैठे सर दीवार टूट जाएगी सर ऐसा पॉलिसी आपके पास आ गए तो नहीं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में वो क्लास तक रिलेटेड है कि जैसे मतलब क्लास कभी भी शेड्यूल हो सकती है क्लास मतलब हेलमेट पहनने से वो गिर जाएगा। नहीं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्लास से रिलेटेड लेक्चर से रिलेटेड है कि जैसे 1 बजे के बाद कभी भी क्लास शेड्यूल हो सकती है, अनसर्टेनिटी है का है ना। वही तो हाइजेनबर्ग ने इतना अच्छा मैं हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता हूँ, एनी टाइम यू कैन शेड्यूल द क्लासेस। वही तो प्रिया तुम्हें पसंद आया हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल? हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल जो हम लोग अभी कर रहे हैं ना वो नहीं पसंद नहीं आया। अरे बिल्कुल मैजेंटा कलर से लिखा हुआ है तुम्हारी टी शर्ट से वही तो प्रिंसिपल भी अच्छा है, देखो कभी भी कोई भी क्लास लगाई जा सकती है, अनसर्टेनिटी हाँ नेक्स्ट मजेदार प्रिंसिपल है ना, एनी टाइम एनी क्लास, गुड आइडिया। हाँ तो देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बेसिकली तो ये कहता है कि ध्यान रखिएगा नो टू पैरामीटर्स can be measured simultaneously with
perfect accuracy. No two parameters can be measured simultaneously with perfect accuracy. मेजर तो कर सकते हैं, मेजर तो आप कितना ही पैरामीटर कर सकते हो, बट उसके अंदर एक्यूरेसी नहीं आएगी, एरर आएगी किसी भी एक पैरामीटर में एटलीस्ट. तो बेसिकली द पॉइंट इज कि इसका उसने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दिया, पहले मैं वो लिख देता हूँ फिर आगे बात करते हैं. डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h by 4 पाई. P इज मोमेंटम, तो उसकी जगह मैं लिख रहा हूँ डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी. ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं फिजिकल पैरामीटर्स के. व्हेन आई से डेल्टा, डेल्टा मतलब एरर, कितनी एरर है. तो डेल्टा, अच्छा एक्स क्या है, एक्स रिप्रेजेंट पोजीशन, पी क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, मोमेंटम, ई रिप्रेजेंट करता है एनर्जी, और टी रिप्रेजेंट करता है टाइम. बात समझ में आई आप. तो बेसिकली व्हेन आई राइट डेल्टा एक्स इज इक्वल इनटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई एच, तो वही प्लैंक्स कांस्टेंट है. डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई, देन एक्चुअली इट रिप्रेजेंट कि एरर इन पोजीशन मल्टीप्लाइड बाई एरर इन मोमेंटम. एरर मतलब कि जैसे अगर पोजीशन दी इस समय कि वो बॉडी 10 मीटर पे है, राइट, और आपका एरर है प्लस माइनस 1, मतलब आपको लग रहा है कि यार वो 9 पे होगी या 11 पे होगी, समथिंग लाइक दैट. तो अगर एरर प्लस माइनस 1 है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2, राइट. मतलब वो तो डेटा जिस तरीके से देगा उस तरीके से हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा. इट इज समथिंग लाइक यू आर टेलिंग मी कि एरर इज प्लस माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल वैल्यू, देन एरर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2. इफ यू आर टेलिंग मी कि a body is having its accurate position at x equal to 10 meter and it is likely to be somewhere near about at an approximation of 1 meter. अगर मैंने ये बोला तो डेल्टा एक्स हो जाएगा 1, लेकिन आपको बता दिया इट इज एट एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ 1 मीटर, राइट. तो जो भी उसकी एरर है, जो भी अनसर्टेनिटी है उसके अंदर, दैट वुड बी डेल्टा एक्स, राइट. सिमिलरली डेल्टा बी टाइप, अच्छा यहाँ पे बहुत सारी जगह जैसे एक्सर्टली ग्रेटर देन इक्वल टू लगा रखा है ना, तो एनीवेज वो इक्वेटेड नहीं है, रेंज की बात कर रहा है. तो यहाँ पे h by 4 पाई की बजाय h by 2 पाई भी दिया है बहुत सारी जगह पे. मैं h by 4 पाई इसलिए लिखता हूँ because if something is greater than and equal to h by 4 pi, then it is automatically greater than and equal to h by 2 pi, right. h by 4 pi से बड़ा है तो h by 2 pi से तो ऑटोमेटिकली बड़ा ही होगा, राइट. तो इसको यूज़ करते हैं तो ज़्यादा इजियर रहता है, और वो आंसर में बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है. वो तो और मतलब वो हाफ का डिफरेंस आएगा तो कोई इशू वाली बात नहीं है. वो अकॉर्डिंगली ऑप्शन देगा आपने, क्योंकि वो तो ऐसे भी रेंज निकाल रहा है, इक्वल टू करके तो कुछ निकाल नहीं रहा है वो, तो इसलिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता है वहाँ. अच्छा, अब यहाँ पे काम की चीज़ ये है कि काम की चीज़ क्या थी तुम्हें बताएं, बताते रहा करो, गलत बात है. देखो अब जैसे कोई भी एक जैसे पोजीशन एंड वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, मतलब ये जो भी स्टोरी बता रहा है उसमें थोड़ा देख लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट पोजीशन एंड वेलोसिटी. पोजीशन एंड वेलोसिटी में आप इस तरीके से देखिए कि जैसे मान लो कि एट ए टाइम मुझे पोजीशन और वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है किसी पर्टिकुलर बॉडी की, किस वेलोसिटी से ज़्यादा है, उस समय कहाँ पर है. तो उस केस में एक्चुअली क्या होगा, उस केस में एक्चुअली ये होगा बेसिकली कि भाई आपके पास में जैसे मान लो, अब आप फाइंड आउट कैसे करोगे, फाइंड आउट ऐसे करोगे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर लाइट रेज आकर के स्ट्राइक करेंगे, उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे ह्यूमन आई में आएगी, एंड देन द ऑब्जेक्ट वुड बी विजिबल टू, राइट. इसी तरीके से आप उसको देखना स्टार्ट करोगे. एग्री विद दिस. अब आप जब इस तरीके से देखना स्टार्ट करोगे तो इन दैट केस ये जो रेज आ रही है, लेट्स से कि इनकी वेवलेंथ है लैम्डा, फाइन. अब इसकी जो वेवलेंथ लैम्डा है, दिस लैम्डा कैन बी स्मॉलर, दिस लैम्डा कैन बी हायर. टू केसेस हो सकते हैं. एग्री विद दिस, राइट. सर रिलेटेड टू व्हाट स्मॉलर है, इससे स्मॉलर इससे हायर. रिलेटिव तो नहीं, बहुत सिंपल था ये तो काफी. नहीं
निकुंज से स्मॉलर और निकुंज से हायर, नहीं? कैसा लगा तुम्हें? पसंद नहीं आया? सर तब हाइसेनबर्ग को क्या पता कि निकुंज नाम का कोई आएगा। क्या बात कर रहे हो? हाइजेनबर्ग के तो काफ़ी क्लोज है निकुंज, तुम्हें पता नहीं है ये बात? मैंने निकुंज ने तुम्हें कुछ बताया नहीं इस मामले में, तो निकुंज ऐसी बातें छुपा के क्यों रखता है? लेकिन निकुंज ने हेली को तो बता दिया था, हेली ने तो नहीं बताया तुम्हें? हाँ विदित, आजकल हेली कुछ बताती क्यों नहीं है तुम्हें? सर आपने लगता है नाम बोला। नहीं, जब से तुम वो एक आध क्वेश्चन बैंक एक्स्ट्रा कर लिया था ना तुमसे, तब से नाराज है तुमसे। तुमने वो लेक्चर नोट्स वाला वो क्वेश्चन नहीं बताया था ना हेली को, तब से नाराज है वो तुमसे। तो तुमको चॉकलेट वॉकलेट दो उसे? बाद में कब? जब रिजल्ट आ जाएगा ना। रिजल्ट ये भी ठीक है। हायर और स्मॉलर बेसिकली जनरली कि मतलब काफ़ी लोअर वैल्यूज और काफ़ी हायर वैल्यूज, तो 100 नैनोमीटर और 500 वो उसका ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बेसिकली। अब अगर जब भी वेवलेंथ रिलेटिवली बहुत स्मॉलर होगी, लेट्स से कि बहुत स्मॉलर मतलब लिमिट वेवलेंथ टेंड्स टू 0 समथिंग लाइक दैट, तो जब भी वो वेवलेंथ, अब देखिए कि वो ध्यान से देखिए वो वेव किस तरीके की होगी, वो बहुत ही स्मॉलर वेव होगी और यहाँ पे ऑब्वियसली वो लार्जर वेव होगी, राइट? नाउ द पॉइंट इज कि यहाँ पे ये, अब जैसे इसको डिस्कस करते हैं पहले, व्हेन द वेवलेंथ इज ऑन द स्मॉलर साइड। आप एक वेव को आगे ब्रेक नहीं कर सकते, वेव इज ऑलवेज कंटिन्यूस, हाफ वेव एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जब ये सिचुएशन होगी ना बेसिकली, इन दैट केस आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, मान लो कि ये वाला पॉइंट ए है, लाइक से कि दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, राइट? ये मैंने थोड़ा सा मैक्रोस्कोपिक व्यू बना दिया, वेवलेंथ तो इससे भी काफ़ी स्मॉलर होगी, नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में होती है। द पॉइंट इज कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो पोजीशन होगी, दैट पोजीशन वुड बी बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि उसके बीच में क्या है वो तो मैं फाइंड आउट ही नहीं कर सकता, उसको मैं ब्रेक नहीं कर सकता ना। वो एक अलग चीज़ है कि ये वैल्यू एक्चुअली इतनी स्मॉलर होती है कि वो ए और बी एक पॉइंट ही दिखाई देता है प्रैक्टिकली, क्योंकि नैनोमीटर में होती है, उसको ड्रॉ करना तो पॉसिबल ही नहीं होता, राइट? तो इस वजह से हम कहते हैं कि हाँ यार ये एग्जैक्ट एक पॉइंट पे है। व्हेन यू से x इक्वल टू 10 मीटर पे है कोई भी एक ऑब्जेक्ट, इफ आई से x इक्वल टू 10 माइनस 10 टू द पावर माइनस 24 मीटर पे है, दैट इज ऑल्सो एज गुड एज 10 मीटर, राइट? एग्री? या 10 माइनस 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, लेकिन 10 टू पावर माइनस 10 मीटर मेरे लिए तो 1 नैनोमीटर हो जाता है ना। बात समझ आए आपको? मतलब 10 एंगस्ट्रॉम हो जाता है, तो वो तो हम प्रिसीजन में उतना ज़्यादा टेक केयर नहीं करते। तो एक्चुअल वो ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं होगा, यहाँ पे भी सेम ही होगा कि यहाँ पे भी बेसिकली अगर ये पॉइंट से है और ये बी है तो वही बिटवीन ए एंड बी होगा। तो द पॉइंट इज कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे तो डेल्टा एक्स नियरली इक्वल टू 0 है, यहाँ पे डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी वो डेल्टा एक्स की एरर तो बढ़ती जाएगी, उसके बीच में कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्ट लाई करेगा। लैम्डा जिस समय कम होगा उस समय, अब प्रॉब्लम ये है डेल्टा एक्स तो नियरली इक्वल टू 0 है, तो इसमें तो एरर नहीं है, बट ये अगर कम है तो जितना ये कम है उतनी एनर्जी ज़्यादा फोटोन की, और ये जितना ज़्यादा है यहाँ पे उतनी एनर्जी कम स्ट्राइकिंग फोटोन की। अब द प्रॉब्लम इज कि एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा होगी, जैसे ही एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी डेल्टा वी में वो एब्रप्ट चेंजेस क्रिएट करेगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये होगी कि ऑब्जेक्ट, आप पोजीशन को छोड़ के वेलोसिटी की बात करते हैं, द प्रॉब्लम वुड बी कि ऑब्जेक्ट इस समय 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, मुझे क्या मेज़र करना है? मुझे 10 मीटर पर सेकंड को मेज़र करना है, राइट? लेकिन मैं जो मेज़र करूँगा ना वो 12 मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट तो पहले फोटोन उस ऑब्जेक्ट पे हिट करेगा, उसके बाद मेरी आइज में आएगा, राइट? अब आप मान लीजिए कि t इक्वल टू ये वाली जो सिचुएशन है, ये t इक्वल टू 0 की है और ये t इक्वल टू 0 प्लस dt की है, तो मेरे को जो पता चलने वाला है 0 प्लस dt भी पता चलने वाला है, और 0 प्लस dt तक तो वो 10 मीटर पर सेकंड के बजाय 12 मीटर पर सेकंड हो चुका होगा, एनर्जी दे चुका होगा ना, वो अपने हिट करेगा तो एनर्जी तो देगा ही ना, राइट? हिट करेगा तो वो तो एब्जॉर्ब हो जाएगा बेसिकली, राइट? तो मोमेंटम ट्रांसफर होगा। अब जैसे हिट करेगा तो वो डेल्टा वी की वैल्यू को उतना ज़्यादा इंक्रीज करेगा। यहाँ पे अगर आप आओगे तो डेल्टा वी नियरली इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्पार्ट नहीं हो रही है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे
डेल्टा x नियरली इक्वल टू 0 है पर डेल्टा v हाई है, और यहाँ पे डेल्टा x हाई है और डेल्टा v नियरली इक्वल टू 0। बात समझ में आई आपको? क्योंकि अगर वेवलेंथ बढ़ जाएगी तो एनर्जी कम होगी, तो डेल्टा v में इशू नहीं होगा, बट अगर वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी तो डेल्टा v के अंदर इशू होगा। इसलिए दोनों में से एक तो 0 आ रहा है, दोनों में से एक को सिंगल अगर फिजिकल पैरामीटर मेजर करना है तो वो आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो, दो एक साथ मेजर करोगे तो एरर आएगी। राइट, स्टार्ट में यही तो बता रहा था अर्जुन बात प्रिंसिपल कि दोनों एक साथ आप पूरी एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। इट इज बाउंड टू दैट देयर विल बी सम एरर। लॉजिक समझ में आया आपको? एवरीबॉडी इज क्लियर? राइट, आगे बढ़े। और थर्ड अब इसके अंदर क्वांटम नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका एक स्मॉल असाइनमेंट पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद में लेता हूँ मैं अभी क्वांटम नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लिए भी है, इसको कल करेंगे अपन, इसको इसका आज कुछ नहीं करना, इसको कल देखते हैं। नंबर 11 हाँ, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता है। Okay, show that de Broglie's hypothesis applied to an electron moving in a circular orbit leads to both postulates of quantized angular momentum। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम वाला जो हाइपोथेसिस था बोर में, वो था mvr इज इक्वल टू nh/2। एग्री? देखो यहाँ पे n क्या था, व्हाट वाज n? जल्दी बोला करो यार, क्या कर रहे हो? अब n क्या था? नंबर ऑफ ऑर्बिट। पूछते क्या रहते हो यार, अभी तक इतनी भी स्पीड नहीं है क्या? पढ़ाई किया करो। नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब आप इस तरीके से देखिए, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू h/m। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई करूंगा इसे, राइट, इलेक्ट्रॉन के केस में मास उसका बहुत कम, राइट। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि हर एक चीज़ की दो नेचर्स तो होती हैं, बट दोनों में से एक डोमिनेट करती है, राइट, जो भी मास है। तो इलेक्ट्रॉन का सिंस मास बहुत ज़्यादा कम है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल में वेव नेचर डोमिनेट करेगी। वेव नेचर विल बी डोमिनेटिंग डीएफ। होती तो दोनों ही है, वो एक अलग चीज़ है, राइट, बट डोमिनेटिंग नेचर उसकी वेव नेचर होगी क्योंकि मास तो है बहुत नेग्लिजिबल। अच्छा, तो अब बेसिकली आगे इसीलिए वो वेव एटॉमिक मॉडल है, तो इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली अ वेव, राइट। बोर मॉडल इसीलिए वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक ही कन्फाइंड रह गया क्योंकि उसने एक्चुअली पार्टिकल माना हुआ है इलेक्ट्रॉन को। वो कह रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, एक वेव सर्कल में कैसे मूव कर सकती है। अग्री? नाउ द पॉइंट इज, अब आप ऐसे देखिए कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए तो एटलीस्ट बोर मॉडल इज कंप्लीटली वैलिड स्टिल, राइट। अब अगर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बोर मॉडल पूरी तरह से वैलिड है, इन दैट केस केवल वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं। एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन उसमें भी वेव ही है,
इलेक्ट्रॉन तो वेवी है, राइट, वो तो क्लियर ही है। तो वो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर सर्कल में भी मूव करना है तो कैसे बनाएगा? तो आप उसको देखो कि मान लो ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है, जो मोशन होगा वो कुछ इस तरह का होना चाहिए कि लेट से यहाँ से उसने स्टार्ट किया अपना वेव मोशन, कुछ इस तरीके का मोशन होना चाहिए कि वो वेव फॉर्म में एक सर्कल कंप्लीट कर। अब अगर वो वेव फॉर्म के अंदर एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है, आप ये मान लीजिए टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन लेट नंबर ऑफ waves traveled is equal to x। मान लो x waves बनाई, distance traveled to complete one wave। एक वेव को ट्रैवल करने में कितने डिस्टेंस ट्रैवल होती है? लैम्डा, ऑब्वियसली। तो डिस्टेंस ट्रैवल टू कंप्लीट x वेव्स कितनी हो जाएगी? x लैम्डा, एग्री। और डिस्टेंस ट्रैवल टू कंप्लीट एक्स वेव ये जो होगी दिस एक्स लैम्डा शुड बी इक्वल टू 2 पाई आर, क्योंकि एक सिंगल सर्कल कंप्लीट हो रहा है। तो देयरफॉर 2 पाई आर हैज टू बी इक्वल टू एक्स लैम्डा। अग्रीड। नाउ अब 2 पाई आर इक्वल टू एक्स लैम्डा आ गया हमारे पास में। अब इससे कंक्लूड होकर के यार हमारे पास अब तीन चीज़ें हैं। एक तो बोर वाला वो है MVR इक्वल टू NH बाई 2 पाई, और एक इधर हमारे पास एक तो लैम्डा इक्वल टू H बाई MV है, और एक 2 पाई R इक्वल टू X लैम्डा। एग्री। आप इन दोनों को कंबाइन कर लीजिए। जैसे आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं यू विल एक्चुअली गेट अगेन MVR इज इक्वल टू XH बाई 2 पाई। कंबाइन कर लीजिए। When it is coming on, it does mean ये जो n है और ये जो x है, x has to be equal to n, राइट, फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं रहेगा तो n तो रहेगा ही, राइट। ऑर्बिट तो केवल वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं होता है, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, राइट। वो नहीं रहेगा तो n भी नहीं रहेगा। नाउ द पॉइंट इज कि when x is equal to n, therefore number of waves is equal to number of orbits, number of waves traveled is equal to number of that orbit is equal to number of that orbit। तो मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल एक वैसे कि कैलकुलेट नंबर ऑफ वेव्स इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस, आंसर आ जाएगा 3। क्लियर? एग्री? आगे बातचीत करते हैं। तो क्वेश्चन ये क्या था? शो दैट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉन मूविंग ऑन सर्कुलर ऑर्बिट लीड्स टू बोर पॉजिटिव। सही आ गया ना? डिराइव क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2। आप लोगों ने फिजिक्स का वो पूरा काम कंप्लीट किया? NCERT और 30 क्वेश्चन सर किया, जितना नए आया डाउट्स होते थे। नहीं, डाउट तो ठीक है, मतलब NCERT के सारे क्वेश्चन जो भी सर ने दिए थे। NCERT नहीं हो पाएगा सर। क्यों NCERT क्यों नहीं हो पाए? सर फिर वो केमिस्ट्री का लेक्चर में पढ़ा थे, इसी तो कल किया था। या करो यार, वो डिस्कस कर देंगे, अभी तो पेंडिंग रह जाएगा। तो लगता है खाली वो 30 क्वेश्चन ही हो पाएगी। हाँ, आज तक खाली 30 क्वेश्चन बात करनी है क्लास के बाद रहेगी।
हाँ। आज तो है डिस्कशन खत्म हो पाएंगे सिर्फ बहुत हाँ 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे क्यों उसको तो सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं 30 क्यों बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ये तो पॉसिबल ही नहीं डेफिनेटली उससे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे सोच के देखो आप अरे आंसर दिया सॉल्यूशन उसके सॉल्यूशन है बाकी ज़्यादातर आंसर्स वगैरह दिए हुए हैं सॉल्व करके बताने में कितना टाइम लगता है बहुत कम टाइम लगता है यार वो कंप्लीट किया करो कंप्लीट नहीं करोगे तो गड़बड़ है वहाँ कैसे काम चलेगा अगर आप कंप्लीट नहीं करोगे नहीं इसी तरह फोन किया था किसी का नहीं हुआ था काम नहीं चलेगा इसी तरह छुट्टी देने वाले हाँ इसी तरह फोन कर रहा था मैं लेकिन फिर मैसेज करना रह गया और ज़्यादा पढ़ाई करना है यार कितना कैसे काम चलेगा एनीवेज क्या है ना 10 और 11 तो मैं कल करवाऊँगा आपको अगर केमिस्ट्री में आज का असाइनमेंट रहेगा फिर ये दिस व्हाट डू यू से नहीं आज जो मैंने एच स्पेक्ट्रम की 2 डीपीएस करवाई हैं राइट एच स्पेक्ट्रम की थ्योरी पढ़ के वो दोनों डीपीएस के सॉल्यूशन कॉपी में बना के लेकर के आना राइट वो दोनों डीपीएस के सॉल्यूशन प्रॉपर्ली बना के लेके आना है डी को लिया जब बात की एक बार बस थ्योरी और फॉर्मूले जो भी है वो पढ़ लें जितना आज तक मैंने करवाया वो सॉल्यूशन पूरे बन जाने चाहिए कॉपी में फाइन वैसे ही पीछे का तो और कोई काम है अभी नहीं है केमिस्ट्री में तो मैं राइट तो कंप्लीट कर लीजिए कल डिस्कस करूँगा फिर मैं लेक्चर नहीं आप ऐड कर दोगे लगा देंगे ना तो लेक्चर सब पक्का बता दो है कि नहीं बी सर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी क्या शाम को 6 बजे तक सर्टेन होना चाहिए शाम को 6 बजे तक सर्टेन हो जाना चाहिए हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का क्या होगा सर वो तो एक हो गया उसकी थियरी सब जो ऑर्डर हाँ सर उससे भी लिमिटेशन होंगे ना क्या चीज़ उससे भी लिमिटेशन होंगे उसके लिमिटेशन होंगे सर ये कद पूरा सीरीज नहीं हेली का कोई लिमिटेशन नहीं है तुम कितना भी होमवर्क दे दो पूरा करके ले आएगी वो अच्छा तुम होमवर्क देके देखो उसको बोलो तुम 200 क्वेश्चन कल करके लेके आना वो ले आएगी तो हेली और हेक्सेन में कॉम्पोनेंट है हाँ वही हेली और हेक्सेन अलग अलग हेली और हाइजेनबर्ग अलग अलग है निकुंज तुमने बताया नहीं हेली और हाइजेनबर्ग अलग अलग सर जैनर का देखो आप ऐसे कुछ भी बताते रहा करो और थोड़ी देर में कुछ ना कुछ बता दिया करो तो थोड़ी मेरी नॉलेज बढ़ती रहेगी सर क्या सर नहीं अभी तो ब्रेक का टाइम हो गया ऐसे कैसे सर आपने एक बार बोला था ना कि अगर कोई डाउट हो तो बोल देना 5 मिनट का नेक्स्ट हो जाएगा नहीं ये मैंने नहीं बोला था मैंने कहा था कि क्लास के स्टार्ट में आके पूछ लेना ये तो गड़बड़ है आपने हाँ। एक बार जब दिया क्वेश्चन है हाँ। एक डाउट क्लास के बाहर जाके बोला था जब हाँ। आपने बोला था कि क्लास में भी अगर बता देंगे तो तो क्लास में स्टार्ट में करेंगे ना अपन सारे डाउट अपना कितने टाइम से अपन देखिए ना सिस्टम यही है ना क्लास में आते हैं डाउट पूछते हैं फिर क्लास शुरू होती है बोलो सर अगर हाइड्रोजन जो इसमें निकलता है लाइट हाइड्रोजन सर्कल में हाँ सर उसको NaCl से पास करते हैं NaCl से मतलब ये चीज़ कहाँ से आई हमने इस बारे में कभी कोई डिस्कशन ही नहीं किया तो मतलब ये कहाँ से आया तो आपने बात कर लो एक मिनट हाँ बोलो सर वो उसमें दिया हाँ बोलो चलो लेक्चर में बोलो तो उसमें से सिर्फ येलो कलर में क्यों चेंज वो तो NaCl की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करेगा उसका लाइट से कोई लेना देना नहीं है वो कितना एब्जॉर्ब करता है कितना एमिट करता है तो सब्सटेंस पे डिपेंडेंट है कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा कुछ छोड़ देगा राइट कल का केमिस्ट्री का आपका असाइनमेंट क्लियर है फिजिक्स वाला फिजिक्स की क्लास के बाद में बता दूँ फाइन तो और कल ये कंप्लीट करके लेके आइएगा कल मैं ले लूँगा केमिस्ट्री का लेक्चर 1 आध घंटे के लिए ले लूँगा जिसमें DPs वगैरह डिस्कस कर दूँगा आगे की तो वो मैं बता दूँगा तुम लोगों को कुछ 3 to 4 ले लें हाँ काम कंप्लीट करना है छुट्टी तब हो सकती है जब मेरा लेक्चर हो तो तुम आज बस छुट्टी है ना किसी और के लेक्चर में छुट्टी नहीं होती है अब कल मेरा लेक्चर है हाँ ब्रेक के बाद ऊपर वाली क्लास में जाना है